Hello, my dear students. So today's lecture is about Coulomb's law of independent migration of ions. देखो बच्चे, ये लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर से आपका कनेक्ट करता है और वहां पे हमने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्चुअल में जो कोहलॉर्स लॉ है होता तो वो स्ट्रॉन्ग के लिए भी है और वीक के लिए भी है। अगर आप यहाँ पे देखें जो यहाँ पे लिखा हो तो उन्होंने कहा है दैट लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि स्ट्रॉन्ग के लिए कह रहे हैं कि वीक के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपका हो सकता है। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड केटायन। देखो अब यहाँ पे ये बात किस चीज की कर रहे हैं कि जैसे हमने स्ट्रॉन्ग की बात की थी तो ग्राफिकल मेथड से हम स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट था उसके केस को हम इजिली वहां पे लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी को कैलकुलेट कर पा रहे थे स्ट्रॉन्ग के केस में। राइट, आपका ग्राफ कुछ इस तरह का था और हमने कहा था कि इसको हम फर्दर इंटरसेप्ट करके यहाँ पे आपके पास जो लेमडा एम नॉट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेमडा एम नॉट क्या है, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था दिस इज लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, जहाँ पे कि आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुकी है। ठीक है, क्या कहा था हमने कि यहाँ इस केस में आपकी क्या हो चुकी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुकी है। तो बेटा यहाँ पे तो हम स्ट्रॉन्ग के केस में लेमडा एम नॉट कैलकुलेट कर पा रहे थे, लेकिन वीक के केस में हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वीक के केस का जो ग्राफ था वो कुछ डिफरेंट था, कुछ इस तरह से था। राइट, तो यहाँ पे दो ये लाइंस जो वो पैरेलल आ जा रही थी। अब पैरेलल लाइन होंगी तो वो ऑब्वियसली इंटरसेप्ट तो नहीं कर पाएंगी। तो हमने कहा कि वीक के केस में अगर हमें यहाँ पे लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमें कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे पास आता है कोहलॉर्स लॉ। तो वैसे तो कोहलॉर्स लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग के लिए भी यूजफुल है और वीक के लिए भी है, लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे वो यूजफुल, जो सबसे बेस्ट वे में यूजफुल रहेगा ये लॉ, वो किसके लिए रहेगा, वीक के लिए रहेगा। राइट, तो यहाँ देखिए अब क्या कह रहा है ये लॉ ये कहता है कि इसमें हम लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करना क्या है, हम यहाँ पे इसको करेंगे सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन, मतलब कि एनायन को लेंगे और कैटायन को लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल लेंगे लेकिन हम यहाँ पे तो इंडिविजुअल सम ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन, मतलब कि लैम्डा एम नॉट का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे दैट इज लैम्डा एम नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपका यहाँ पे हो सकता था, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया है, मतलब कि स्मॉल लैम्डा बोल लो आप इसको, दैट इज ऑफ कैटायन, कैटायन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ एनायन। राइट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैटायन और एनायन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ओवरऑल जो इलेक्ट्रोलाइट था टोटल उसका नहीं ले रहे, हम इंडिविजुअल का ले रहे हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो आयंस होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये इंडिपेंड मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। जो केटाइन है वो एनायन के ऊपर डिपेंड नहीं है और जो एनायन है वो केटाइन के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये दोनों जो है वो इंडिविजुअली माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट का मतलब होता है कि आपका जो सोल्यूशन है उसमें इंडिविजुअली केटाइन जो है वो अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको शो करेगा। राइट, अपनी अलग से कनेक्टिविटी को शो करेगा और केटाइन अपनी अलग से। तो ये इस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंटली आपके आयंस जो है वो माइग्रेट करेंगे, या फिर आप ये कह लीजिए कि इंडिपेंडेंटली हम एक पॉजिटिव आयन और एक एनाइन का इंडिपेंडेंटली अकेले अकेले हम इनका क्या निकालेंगे, मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था, दिस इज गिवन बाय कोहलॉर्स लॉ। अब देखो यहाँ पे देखो कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस था उसमें तो हमने क्या कहा था, उसमें हमने ये कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम उनकी डाइल्यूशन करते हैं, जब हम उनकी डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में उनके आयंस जो हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, आयंस क्या हो जाते हैं,
डिसोशिएट हो जाते हैं। अब आयंस डिसोशिएट होंगे तो हो सकता है वो 100% ही डिसोसिएशन हो जाए, 100% ना तो नियरली 100% हो सकती है, राइट। अब नियरली 100% डिसोसिएशन होगी तो इसका मतलब ये है कि वीक के केस में आपके आयंस जो हैं वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। आयंस का जो अमाउंट होगा प्रोड्यूस होने का वो क्या कर जाएगा बेटा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। अब आयंस ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का इंडिविजुअली लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब दैट इज लैम्डा एम नॉट। अब मान लीजिए NaCl जो है वो आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव मतलब नेगेटिव आयन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है सबको। अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, जो लैम्डा एम नॉट है, ये जो लैम्डा एम नॉट है, ये तो आपका ओवरऑल मोलर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl है। और जो यहाँ पे लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव है वो किसका है, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन। और दिस इज लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनायन। इन दोनों का सम कर देंगे तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिल जाएंगे, राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे फिर, कोलॉर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कोहलॉर्स लॉ ये क्या कह रहे हैं कि आप उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अब हर केस में आपके पास ऐसा तो नहीं होगा कि NaCl ही होगा, राइट। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपकी स्टोकियोमेट्री भी आ रही हो। अगर स्टोकियोमेट्री आएगी तो वहां पर ऑब्वियसली मैं जो स्टोकियोमेट्री कांस्टेंट होंगे वो भी लिखने पड़ेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल BaCl2, राइट। तो यहाँ पे जो Ba2 पॉजिटिव होगा वो कैटाइन होगा और 2Cl नेगेटिव जो होंगे वो एनाइन होंगे। तो ये बन गया आपका कैटाइन और ये बन गया आपका एनाइन, राइट। अब इसके लिए अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं इस तरीके से लिखूंगी, दैट इज लैम्डा एम नॉट और यहाँ पे BaCl2, राइट, BaCl2 इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। अब केटाइन क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास केटाइन था यहाँ पे, दैट इज Ba2 पॉजिटिव। अब कितने बेरियम थे, 1 थे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 मल्टीप्लाई, राइट, प्लस अब यहाँ पे कितने हैं क्लोरीन, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लैम्डा एम नॉट और यहाँ पे लिख लीजिए क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा 2 और 1, ये क्या है बेटा, ये हमारे स्टोक्योमेट्री कांस्टेंट्स हैं, मतलब जो भी आपके पास कंपाउंड दिया गया है उसकी क्या स्टोक्योमेट्री है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने उसी चीज को इस तरीके से लिखा हुआ है, दैट इज V प्लस और V नेगेटिव। उसका मतलब ये है कि V जो है यहाँ पे जो V लिखा हुआ है ये क्या है, इफ एन electrolyte on dissociation gives B positive cation and V negative anion, then its limiting molar connectivity is given by, इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करेंगे, where lambda m naught positive and lambda m naught negative are limiting molar connectivity of cation and anion respectively, मतलब इंडिविजुअल का आप बता रहे हो। अब देखो बेटा मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि ये तो मोलर की बात कर रहे हैं, बट अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात करूं, मान लीजिए इक्विवेलेंट मोलर कनेक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो वहां पे डिफरेंस क्या होता है, वहां पे ये डिफरेंस होता है कि उस केस में हम जो स्टोकियोमेट्री है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम सिंपल जैसे आयंस के बारे में लिखेंगे, जैसे लैम्डा ई नॉट बेरियम 2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा ई नॉट क्लोरीन नेगेटिव। तो जो जैसे क्लोरीन की यहाँ पे कितनी मैंने बताई थी, जैसे एग्जाम्पल में BaCl2 कहा था, तो 2 क्या थी यहाँ पे, इसकी स्टोकियोमेट्री थी। तो मोलर के केस में वो स्टोकियोमेट्री यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम इसकी जो स्टोकियोमेट्री होगी उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मोलर और इक्विवेलेंट के केस में क्या डिफरेंस रहता है हमारा। तो ये मेन डिफरेंस रहेगा, मोलर निकालेंगे तो स्टोकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो स्टोकियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब एक और पॉइंट आप यहाँ पे साथ साथ में नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो लैम्डा एम नॉट होता है, लैम्डा एम नॉट होता है वो लैम्डा इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, कब, जब हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब, ठीक है।
दैट इज लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू लैम्डा ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लैम्डा एम नॉट डिवाइड बाई लैम्डा ई नॉट इज इक्वल टू एन फैक्टर। एन फैक्टर। अब आप बोलेंगे एन फैक्टर क्या है? बेटा एन फैक्टर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है, और नेगेटिव आयंस। और का मतलब हुआ कि आपके पास हो सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव का ही केस दिया हो, तो वहां पे आप पॉजिटिव आयंस जितने होंगे उनको लिखेंगे। अगर नेगेटिव का ही दिया होगा तो नेगेटिव का ही लिखेंगे, और अगर पूरा कंपाउंड दिया होगा तो फिर दोनों का ऐड करके जो एन फैक्टर आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है जी, फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद रखना है। कई बार न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया जाता है, इस तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम आगे। अब ये तो वीक का केस था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वीक के केस में क्या होता है कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जो पैरेलल रहता है आपके मोलर कनेक्टिविटी के। तो ये कभी भी आगे जाके अगर होगा भी इंटरसेप्ट, तो वो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट ही नहीं किया है। तो इसीलिए जो हमारे पास जो कोहलॉर्स लॉ है वो यूजुअली वीक के लिए हमारे पास हेल्पफुल रहता है कि अगर वीक के केस में अगर हमें लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करना हो तो हम इजीली इस लॉ को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम इंक्रीजेस। वो तो हमें पता ही था कि डाइल्यूशन जब होती है तो वीक के केस में क्या होता है कि डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है, और फिर ग्राफिकली देखा जाए तो वो एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है। राइट, फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बता के रखा है। सेकंड वर्ड है बट एट लिमिटिंग कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब होगी तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट हो जाएगा, और उस केस में आपके पास अल्फा जो है मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। अगर वो इंक्रीज करेगी तो उसको फिर हम ग्राफिकली नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसलिए हमें वहां पे यूज करना पड़ता है कोहलॉर्स लॉ। अब जो कोहलॉर्स लॉ है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास तो यही आ जाती है कि जो वीक का केस रहता है उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। पहला पॉइंट, ठीक है, लैम्डा एम फॉर वीक electrolyte is obtained by using Collard's law of independent migration of ions. Very very important point. सेकंड इसकी क्या रहती है? सेकंड ये रहता है कि हमें यहाँ से मिल जाता है एक रिलेशन किसके बीच में, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में, और लेमडा एम और लेमडा एम नॉट के बीच का रिलेशनशिप क्या रहता है उसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। तो यहाँ पे लेमडा एम क्या हुआ? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, और लेमडा एम नॉट क्या हुआ? एट डाइल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए रिलेशन क्या रहेगा इनके बीच में। अब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है और के ए दैट इज कांस्टेंट, इसका क्या रिलेशन रहेगा? दैट इज के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। सी क्या होगी यहाँ पे? सी होगी कंसंट्रेशन, राइट। के ए क्या होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये क्या है बेटा? हमारे पास कोहलॉर्स लॉ की एप्लीकेशंस रहती हैं कि कोहलॉर्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके पास वही रह जाता है, दैट इज कि वीक के केस में हम इसको यूज करते हैं। सेकंड आपके पास हमने अभी फॉर्मूला देखा वो वाला, और थर्ड आपके पास रहता है ये वाला रिलेशन बिटवीन के ए एंड सी। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले, जिन फॉर्मूलों के बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और ये एनसीईआरटी के ही आपके क्या है? क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है द कनेक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड इज 4.95 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁵। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे के रखा है? कनेक्टिविटी दे के रखी है किसकी? एसिटिक एसिड की, और मोलैरिटी देके रखी है साथ में। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको यहाँ पे क्या निकालना है? के ए कैलकुलेट करना है। इफ लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूले हमें याद है पहले तो वो लिख लेते हैं।
लेमडा एम क्या होता है, दैट इज लेमडा एम इज इक्वल टू कापा डिवाइड बाई कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। तो उसमें हम अपने वैल्यूज को पुट कर देना है। अब कापा मतलब जो कनेक्टिविटी है वो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 4.95, यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 0.01028 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फा निकाल लेना है। अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से क्या चाहिए, के ए की वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है कि के ए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अब जो सी है वो तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो हमने अल्फा कैलकुलेट करना है अब, ठीक है। अब अल्फा के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा एम नॉट, हमने अभी चेक किया। अब लैम्डा एम हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया, और लैम्डा एम नॉट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन था, कितना गिवन है, दैट इज 390.5। अब हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। लैम्डा एम कितना कैलकुलेट किया था आपने, 48.15, और लैम्डा एम नॉट कितना क्वेश्चन में गिवन था, 390.5। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 0.1233। अब यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, दैट इज 0.001028। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को, अल्फा की वैल्यू भी पुट करेंगे, और फाइनली हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 1.78 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 15। आपके एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अभी, that is lambda m naught for NaCl, HCl and sodium acetate are। अब आपको यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दे के रखी है, किस किस की, नंबर 1 NaCl, नंबर 2 HCl और नंबर 3 एन सोडियम एसिटेट की। और नंबर 4 आपको निकालनी किसकी है, अब दैट इज हाइड्रोजन एसिटेट की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, राइट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज लैम्डा एम नॉट, और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लैम्डा एम नॉट और साथ में हाइड्रोजन एसीटेट। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, आप पहले ये देखिए। हमें क्वेश्चन में देके रखा है यहाँ पे NaCl, ठीक है। हमें क्वेश्चन में देके रखा है यहाँ पे HCl, और साथ में देके रखा है यहाँ पे NaAC, दैट इज सोडियम एसिटेट, और कैलकुलेट करना है हमें HAC, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा, इस वाले से, और एसिटेट हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे और एडिशन के बाद जो NaCl की वैल्यूज है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC, ठीक है। तो उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, दैट इज लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा HAC, जो हमें कैलकुलेट करना है फाइनली। तो अब H पॉजिटिव कहाँ से मिलने वाला है हमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में से H पॉजिटिव मिलेगा। AC कहाँ से मिलने वाला है, दैट इज सोडियम एसिटेट से, तो ये भी ऐड कर दिया। अब इन दोनों में से अगर हम NaCl को माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने इस तरीके से वैल्यूज पुट कर दी। HCl क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, 425.9, और यहाँ पे हमारे पास NaCl भी गिवन है, क्वेश्चन में कितना है 91.0। NaCl हमने माइनस कर दिया, कितना गिवन है 126.4, माइनस करके फाइनली हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, वो 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, दैट इज लैम्डा एम नॉट एच HAC, हाइड्रोजन एसीटेट का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं आपको, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे आप मैथमेटिकली करते हैं, सिर्फ वो ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, किस में क्या दिया गया है, किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। सिंपल सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहने वाला है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 2.4 होगा बेटा आपके एनसीईआरटी में ये, ठीक है। अब देखो कि एनसीईआरटी में ये आपको जो टेबल है वो गिवन है,
अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पे टेबल गिवन होगा, बट क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी में टेबल पहले से ही था तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब कैल्शियम क्लोराइड जो था, मतलब उसमें हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। मैग्नीशियम के केस में क्या मिलने वाला है, इसमें हमें मिलेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव, ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कैल्शियम कहाँ पे, कैल्शियम का ये रहा, ठीक है 119। क्लोरीन कहाँ पे है वो भी चेक कर लीजिए, क्लोरीन है आपके पास 76.3। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज, अगर मैं फर्स्टली बात करूँ कैल्शियम क्लोराइड की तो CaCl2, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास कैल्शियम पॉजिटिव प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितनी कितनी वैल्यूज है, दैट इज 119 और दूसरा कितना है 76.3। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 2 है तो स्टोइकियोमेट्री कितनी जाएगी 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 271.6। अब मैं MgSO4 की कैलकुलेशन करूँ तो क्या रह जाएगा, Mg2 मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कितना है इसमें टेबल में, दैट इज 106। और सल्फेट कितना है टेबल में, दैट इज 160। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, ऐड करेंगे तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जस्ट टेबल से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और जो कोलॉर्स लॉ है उसके जो उसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है एंड फाइनली वी आर गेटिंग दी आंसर।